नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और एनसीईआरटी क्लास 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम एनसीईआरटी क्लास 7 को पढ़ेंगे, जो कि है हमारे अतीत पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जो क्लास 6 में लगती है उसमें हमने प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा था और अभी हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करें। दोस्तों, इस चैप्टर में जो इस बुक है उसके अंदर 10 चैप्टर रहेंगे टोटल हमारे। कितने? 10 चैप्टर। और 10 चैप्टर को हम 10 वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो आपके 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में, ऐसा ही कुछ, मतलब 1 घंटे का आप एवरेज मान के चलिए, तो 10 घंटे में ये वाला कंटेंट अपना पूरा हो जाएगा। इससे पहले की जो क्लास 6 की है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट अपने पास पड़ी है। वह प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम क्लास 7। दोस्तों, इसमें पहला चैप्टर है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अब ये हजार वर्ष कौन से? तो यह अपने मध्यकालीन भारत के हजार वर्षों की बात की जा रही है। मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत माना जाता है 700 से 1750 ईस्वी तक। ठीक है। चलिए, इसमें हम बात करेंगे नई और पुरानी शब्दावली, यानी कि मध्यकाल में जिन शब्दों का अर्थ अलग अलग समय में किस प्रकार से बदला, उस पर बात करेंगे। किस प्रकार भाषाई बदलाव होते हैं, उस पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत, यानी कि मध्ययुगीन इतिहास को बनाने के लिए, लिखने के लिए, खोजने के लिए किस प्रकार के स्रोत इतिहासकारों को खोजने पड़े, और वह सारे स्रोत जो हमने प्राचीन इतिहास में स्रोत पढ़े थे उससे किस प्रकार से भिन्न थे। साथ ही हम नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों पे बात करेंगे। क्षेत्र और साम्राज्यों पे बात करेंगे। फिर पुराने और नए धर्म, समाज और इतिहास के कालखंडों पर विचार किया जाएगा। कुल मिला के यह जो चैप्टर है, वह आगामी 9 चैप्टरों की एक भूमिका आपके सामने प्रदर्शित करता है। साथ ही जो समझने की चीज है, वह इस चैप्टर के अंदर ज्यादा दी गई है। चलिए समझते हैं फिर आगे हम। पहले हम इस चैप्टर के मानचित्र पे बात कर लेते हैं। इसके सबसे पहले जो 2 मानचित्र दे रखे हैं, पहला मानचित्र है अल इदरीसी का, जो कि 1154 में अल इदरीसी ने बनाया था वर्ल्ड मैप। इस वर्ल्ड मैप के अंदर भारत का मैप कुछ इस प्रकार से दिया गया है। दोस्तों, ये आप देखेंगे तो यह दक्षिण भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अल इदरीसी ने इसे यहाँ पर उत्तर में दर्शाया है। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा कैसा हो गया है? उल्टा मैप हो गया है। मतलब जिस स्थान को यहाँ होना था, उस स्थान को इसने यहाँ प्रदर्शित कर दिया है। मतलब कि उस दौर में मानचित्र कला का विकास पूर्णतः नहीं हुआ था। जबकि इसके आप 601 साल बाद में यदि आप जाएंगे, 600-700 साल बाद, तो 18वीं शताब्दी के आरंभ में 1720 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार हुए, विलोम द लिस्लो। इन्होंने एटलस बनाया। उसके अंदर उपमहाद्वीप का वर्णन कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यह उपमहाद्वीप का मानचित्र लगभग लगभग एक सटीकता लिए हुए है। तो यह किसके द्वारा निर्मित है? फ्रांसीसी मानचित्रकार विलोम द लिस्ले के द्वारा रचित मानचित्र है। ठीक है। यह दर्शा रहा है कि कई शताब्दियों में किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिले। ठीक है। चलिए आगे पहले बिंदु पे हम बात करते हैं, नई और पुरानी शब्दावली। दोस्तों, हमने जब क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि वैदिक संस्कृत से सामान्य संस्कृत किस प्रकार से भिन्न थी। किस प्रकार वेदों को जिस संस्कृत में लिखा गया, वह एक क्लिष्ट संस्कृत थी, लेकिन सामान्य बोलचाल की संस्कृत, या फिर हमें कालांतर में गुप्त काल में जब देखा, गुप्त काल में जो संस्कृत पाई गई, वह मतलब जिसमें पुराणों की रचना हुई, वह सामान्य संस्कृत थी। उसी प्रकार से मध्य युग में जो फारसी उपयोग में ली जाती थी, वह फारसी आधुनिक फारसी से काफी अलग है। तो इतिहासकार जब फारसी के स्रोतों से इतिहास का अध्ययन करते हैं, तब वो पाते हैं कि भाई यह आधुनिक फारसी से अलग है। तो उसके लिए अलग से उस प्रकार की फारसी का अध्ययन करके इतिहास का लेखन किया जाता है। चलिए हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं, इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि हिंदुस्तान शब्द जो है, हिंदुस्तान नाम है, उसमें क्षेत्रीय व्यापकता का विस्तार किस प्रकार से हुआ। पहले के जो इतिहासकार हुए, उन्होंने इस बारे में किस प्रकार से लिखा, उसका क्या तात्पर्य था। जैसे मिन्हाज उस सिराज ने लिखा हिंदुस्तान शब्द, उनके लिए तात्पर्य था कि जो सल्तनत शासन है, वह ही हिंदुस्तान है। तो उनके लिए हिंदुस्तान का तात्पर्य था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का दोआब। सल्तनत क्या होता है दोस्तों? जो आरंभिक मुस्लिम शासक हुए, उन्हें सुल्तान कहा गया और उनका जो राज्य था वह सल्तनत कहा गया। तो मिन्हाज उस सिराज सल्तनत कालीन एक इतिहासकार या फिर एक लेखक रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। बाकी हम आगे के चैप्टर्स में जब सल्तनत काल पढ़ेंगे,
तब हम इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो साथ ही जब बाद में हम देखें, तो जब सल्तनत का जिस प्रकार से प्रसार होता रहा, उसी के साथ-साथ जो हिंदुस्तान शब्द है, उसकी व्यापकता भी बढ़ती गई। बाद में आप देखेंगे तो बाबर जब भारत आया, 16वीं शताब्दी की शुरुआत में, तब उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जिस स्थान के लिए किया गया, वह संपूर्ण उपमहाद्वीप था। संपूर्ण उपमहाद्वीप यानी आज का पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि क्षेत्र, ये सारा का सारा, यहाँ पे रहने वाले लोग, यहाँ की जलवायु, यहाँ की वनस्पति, यहाँ के प्राणी, यहाँ के जीव-जंतु, इन सब के लिए इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। किसने? बाबर ने। बाबर ने अपना आत्मकथा खुद ही लिखी थी, बाबरनामा, उसमें इस शब्द का प्रयोग किया। तो बाबरनामा में जिस हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया, वह सल्तनत कालीन 14वीं सदी के जो लेखक रहे, जो इतिहासकार रहे, जिसे सल्तनत युग के अग्रिम लेखकों में से माना जाता है, अमीर खुसरो, उसने जिस हिंद शब्द का प्रयोग किया ना, वह बाबर के हिंदुस्तान से मेल खाता है। ये सारी चीजें यदि आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो धीरे-धीरे जैसे ही हम अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो इसमें सारी चीजें समझने लायक हो जाएगी। अभी हम बहुत ज्यादा तथ्य यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ तथ्य लिखने का अर्थ है आपको बुरी तरह से जो है कन्फ्यूज कर देना। तो बहुत ही लिमिटेड तथ्यों के साथ ज्यादातर चीजें समझने के हिसाब से अपन इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे, ठीक है? तो चलिए पहले हम देखते हैं नई और पुरानी शब्दावली। चलिए बात करते हैं। आपको ये तो पता ही है कि भाषाएं समय के साथ बदलती रहती है। वैदिक संस्कृत का उदाहरण मैंने आपको दिया था, एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ अपने फारसी में। जैसे मध्ययुगीन फारसी, मध्ययुगीन फारसी आधुनिक फारसी से अलग है, ठीक है? तो इसी के आधार पर इतिहास का निर्माण किया जाता है। चीजें हमने समझ तो ली थी, बस सामान्य तौर पे अपन शॉर्टकट में सारी चीजें लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको पैराग्राफ देके भी लिख सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में लिखवा दूंगा ताकि लिखने में यहाँ ज्यादा समय व्यर्थ ना हो। ठीक है, चलिए देखिए, इसका यदि हम एग्जाम्पल लिखना चाहें, तो एग्जाम्पल क्या था अपने सामने? मिनहाज उस सिराज का। तो हम लिखेंगे हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज उस सिराज ने सल्तनत क्षेत्र के लिए किया, जो कि उस समय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना क्षेत्र था। ठीक है, इस बार थोड़ा ज्यादा लिख लिया, अभी हम शॉर्ट में लिखेंगे, ये पूरी लाइंस नहीं लिखेंगे, ठीक है? चलिए, गंगा यमुना क्षेत्र था। तो दोस्तों जैसे जैसे सल्तनत का प्रसार हुआ, सल्तनत का प्रसार हुआ, भाई जो राजा थे उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, तो उसी के साथ साथ हिंदुस्तान शब्द का भी प्रसार होता रहा, प्रसार होता रहा। मतलब मिन्हाज उस सिराज ने अपने दौर में जिस सल्तनत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, वह उसके जो परवर्ती लेखक हुए, उन्होंने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, इन दोनों के शब्दों में भिन्नता थी। इसका एक उदाहरण अपन अकबर अपने सॉरी बाबर के उल्लेख से भी देखेंगे कि बाबर ने जिस हिंदुस्तान का प्रयोग किया वह मिन्हाज उस सिराज के हिंदुस्तान से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल भिन्न था, ठीक है? चलिए आगे हम लिखते हैं। बाबर का जो हिंदुस्तान था, वह क्या था? संपूर्ण उपमहाद्वीप। साथ ही इसका विवरण अमीर खुसरो के हिंद शब्द का, हिंद शब्द के ज्यादा करीब आप मान सकते हैं, ठीक है?
यानी कि अमीर खुसरो ने जिस क्षेत्र के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया है ना, लगभग वैसा ही हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाबर ने किया था। बाबर कब का है? 16वीं शताब्दी का। और अमीर खुसरो है अपने 14वीं शताब्दी का। ठीक है दोस्तों, मतलब अमीर खुसरो अपने सल्तनत युग का है। चलिए, इसके अलावा हम बात करते हैं एक आ नहीं पाएगा, इसमें लिखना है अपन को। दोस्तों, भारत शब्द आपने सुना होगा, तो भारत शब्द जो है वो ज्यादा अपने भौगोलिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द है। ऐसा एनसीईआरटी में भी लिखा है और ऐसा सच भी है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि भारत शब्द एक भौगोलिक या सांस्कृतिक अभिव्यक्ति वहीं हिंदुस्तान ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब उस दौर में हिंदुस्तान कोई सांस्कृतिक या भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं थी, वह सल्तनत के लिए उपयोग किया जा रहा शब्द था। लेकिन भारत अपने आप में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति थी, अपने आप में भौगोलिक अभिव्यक्ति थी कि भाई ठीक है, जो आपके दक्षिण में समुद्र से लेके उत्तर में हिमालय तक का क्षेत्र है वह हमारा भारत है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति भारत शब्द से हमें प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं। एक शब्द आता है आगे, कई बार पढ़ना होगा हमें, विदेशी। दोस्तों, देशी या फिर विदेशी होने का प्रमाण पहले, मतलब जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि एक गांव है, उसके अंदर कई सारी जातियों के लोग निवास कर रहे हैं, जैसे जाट हो गए, बिश्नोई, राजपूत, यादव, कई सारी जातियां। वो लोग जब एक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, तो उनके लिए विदेशी का अर्थ यह नहीं होगा कि तू बिश्नोई है, तू जाट है तो तू विदेशी हो गया, मैं देशी हो गया, ऐसा नहीं। उनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं थी उस क्षेत्र की, वहां की जो सभ्यता थी, उससे मेल जोल खाते हुए और वहां पे रहते हुए जो लोग हैं वह तो यहीं के, लेकिन उस जो पृष्ठभूमि से बाहर के लोग आ रहे हैं वह उनके लिए विदेशी थे, चाहे वो पास के गांव के हो, चाहे 4 गांव छोड़ के हो, चाहे अलग ही राज्य के हो, चाहे अलग ही देश के। आज इसका अर्थ हम किस अर्थ में लगाते हैं? जैसे हमारी जो भौगोलिक सीमाएं हैं उससे बाहर का कोई व्यक्ति आया है तो वो अपने आप में विदेशी हो जाता है। ठीक है, चलिए, विदेशी में हम क्या लिखेंगे? कोई अनजाना व्यक्ति, कोई अनजाना व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का भाग ना हो। बस इसमें आप ये ध्यान रख लेना कि जातिगत आधार पर देशी या विदेशी नहीं थे, लेकिन हाँ, ये सामान्य तौर पर समझने की बात है कि जाति आधारित हो गया। कैसे, मैं आपको बताऊं। जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए, तो वो अपने आप से जो भारतीय लोग थे उनके लिए क्या रहे? विदेशी रहे। भाई बाहर से आए हैं, विदेशी है, आक्रांता है, अत्याचार कर रहे हैं, तो विदेशी है। लेकिन जब ये लोग कई शताब्दियों तक यहाँ रहते हुए आए, यहाँ पे रहने लगे, तो यहाँ की संस्कृति की कुछ बातें उन्होंने ग्रहण कर ली, कुछ बातें उन्होंने यहाँ के लोगों को अपनी संस्कृति के सिखा दी, और आपस में जब रहने लगे ज्यादा समय तक, तब वो विदेशीपन वाला भाव कुछ कम हो गया। ठीक है, चलिए, इतिहासकार और उनके स्रोत, यह हमारा अगला बिंदु रहेगा। इस बिंदु में हम बात करेंगे दोस्तों कि यह जो 1000 वर्ष का टाइम पीरियड है, 700 से 1750 ईस्वी का, इसके अंतर्गत हमें किन किन स्रोतों का अध्ययन करना होता है जिससे हम इतिहास लेखन कर पाए। और ये जो स्रोत है मध्य युग के, यह प्राचीन युग से किस प्रकार से भिन्न है, क्या चीजें इन्हें अलग बनाती है, इस बारे में हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे कि जो कुछ स्रोत है जो सामान्यतः प्राचीन युग में भी पाए गए और मध्य युग में भी वह पाए जाते हैं। स्रोत क्या होते हैं आपको पता है? इतिहास लेखन के लिए प्रयोग किए जाने वाली विषय वस्तु। ठीक है, चलो। तो प्राचीन युग में दोस्तों आपने देखा था कि सिक्के, अभिलेख, महल या फिर स्थापत्य की जितनी भी चीजें थी वह अभिलेख, ये सारी चीजें प्राचीन युग के इतिहास के लेखन के लिए उपयोगी थी, साथ ही किताबें भी। अब मध्य युग में भी दोस्तों ये सारी चीजें लगभग लगभग सेम थी। जो चीज में आमूल चूल परिवर्तन आया वह था पुस्तक लेखन।
मध्य युग में पुस्तक लेखन आश्चर्यजनक रूप से काफी बढ़ गया। बढ़ने के पीछे रीजन क्या था? तो दोस्तों, इस युग में कागज जो है वह उपलब्ध भी ज्यादा हो गया और सस्ता भी काफी हो गया। 14वीं शताब्दी आते आते कागज बहुत सस्ता हो गया था। इतना सस्ता कि वह दुकानों पर सामान लपेट के दिया जाने लगा कागजों में। तो इतना जब कागज उपलब्ध है तो विद्वान लोग उसकी कोई बुक मान लो लिख ली, उस बुक की प्रतिलिपियां करना, बहुत सारी पुस्तकों का लेखन हुआ। इससे इतिहास के बारे में अधिक जानकारी हमें प्राप्त हो पाती है। तो ये सारी चीजें हम लिखेंगे, समझेंगे। किस प्रकार की चीजें लिखी गई, जैसे धर्मशास्त्र भी लिखे गए, संतों के उपदेश भी लिखे गए, शासकों का विवरण भी लिखा गया। इन विवरणों को बाद में शासकों ने संग्रहित भी किया। कुछ जगहों पर शासक संग्रहित नहीं कर पाए तो वह व्यापारी और धनी वर्ग था, उसने संग्रहित किया। कुछ जगहों पर मंदिरों मठों ने संग्रहण किया, और यह जो संग्रहण किया गया वह अभिलेखागारों या पुस्तकालयों में संग्रहित किया गया। तब ऐसे जो अभिलेखागार किन्हें कहा गया, जो भाई ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियां रखी गई वह क्या कहलाया? अभिलेखागार कहलाया। ठीक है। पुस्तकालय से किस प्रकार से भिन्न है? तो पुस्तकालय में आपको जो सामग्री रखी गई है वह पढ़ने के लिए उपलब्ध होती है, और अभिलेखागार सामान्यतः भंडारण के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। चलिए, इसमें हम कुछ सामान्य से जानकारी लिख लेंगे, समझ तो आपने सारा लिया होगा। चलिए, देखिए, सिक्के, शिलालेख, महल, लिखित सामग्री, आदि चीजें या आदि वस्तुएं प्राचीन व मध्य युग तक मध्य युग के इतिहास के स्रोतों में समानता रखती है। मतलब कि ये सारी चीजें प्राचीन इतिहास को भी हमें समझने में मदद करती है, और मध्य युग में भी ये सारी चीजें हमें प्राप्त हुई है, जिससे इतिहास लेखन संभव हो पाया। तो इसमें अलग क्या था दोस्तों? अलग था अपने लिखित सामग्री। क्या था? लिखित सामग्री आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी। अब बढ़ने के पीछे कारण क्या था? तो कारण था कागज की उपलब्धता। फिर कागज उपलब्ध हो गया तो क्या क्या चीजें लिखी गई? धर्म ग्रंथ लिखे गए, संतों के उपदेश लिखे गए, अर्जियां लिखी गई। कोई अधिकारी या फिर शासकों को क्या लिखी गई? अर्जियां। अदालती दस्तावेज तैयार किए जाने लगे। अदालती दस्तावेज, हिसाब आदि। ठीक है। इन सब चीजों का संग्रहण भी आवश्यक हुआ, तो संग्रहण किसके द्वारा किया गया? शासकों ने, व्यापारियों ने, मंदिरों व मठों में इनका संग्रहण किया गया। ठीक है। और यह संग्रहण किन में किया गया? तो अभिलेखागारों में, या फिर पुस्तकालयों में। इसमें फर्क क्या था ये हमने समझ लिया था। अभिलेखागारों की परिभाषा यदि आपको जाननी है तो यहाँ कॉर्नर में पढ़िए। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है वह क्या कहलाता है? अभिलेखागार। आज भी सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं। इनमें पुरानी सरकारों के अभिलेख और लेन देन के रिकॉर्ड रखे गए होते हैं। ठीक है दोस्तों। चलो, आगे हम बात करते हैं। जब इतने सारे अभिलेख आदि लिखे गए तो इन अभिलेखों के लेखन के पीछे कारण क्या थे ये भी हमने देख लिया, और इनका संग्रहण कहाँ किया जाता था ये भी हमने देख लिया। लेकिन यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है,
इसमें दो प्रसंग दिए गए हैं, एक है 13वीं शताब्दी का, एक है अपने 14वीं शताब्दी का। इन दोनों में फर्क क्या है, तो आइए समझते हैं इसे। कि 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। मतलब किसी विद्वान को कोई पुस्तक की प्रतिलिपि करनी थी। पहले क्या, फोटोकॉपी मशीन तो होती नहीं थी। होता क्या था, कोई बुक पड़ी है, उसकी फोटोकॉपी चाहिए, तो भाई उस बुक को उठाओ, उसके सामने दूसरी खाली बुक लो और उसके अंदर, मतलब जो नोटबुक उठाओ, दूसरी नोटबुक उठा के उसके अंदर वैसा का वैसा लिख लो। यही प्रतिलिपि का माध्यम हुआ करता था। तो यहाँ पर 13वीं शताब्दी में एक विद्वान को जब प्रतिलिपि करने के लिए कागज की जरूरत पड़ी, तो कागज तो उसके पास था नहीं। तो उसने अपने जो ज्यादा उपयोग में नहीं आ रही थी एक बुक या नोटबुक, उस नोटबुक को धो डाला और उसके अंदर जो लिखा हुआ था वह साफ हो गया। और फिर उसी में उसने उसका जो रीयूज करके और वापस से एक नोटबुक उसने तैयार कर ली, यानी कि एक पांडुलिपि उसने तैयार कर ली। ठीक है, तो किस प्रकार से ये चीज भिन्न है 14वीं शताब्दी से, यह आप बात करेंगे। कि एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु आपको कागज में लपेट कर दे देता। मतलब इतना ज्यादा भयंकर स्तर पर बदलाव है कि एक समय 13वीं शताब्दी में आपको कागज लिखने के लिए उपयोग में नहीं आ पा रहा है, लिखने के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लेकिन 100 साल बाद ही आपको कागज इतना ज्यादा उपलब्ध है कि आप चाहो तो मतलब बाजार में कोई दुकानदार आपको सामान लपेट के कागज में दे देगा। ठीक है, ये चीजें आपको यह बता रही है कि मध्यकाल में भी बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिले, ताकि आगे आप जब मध्यकाल को पढ़ेंगे तो उसमें आप समझ आसानी से पाएं कि बदलाव किस प्रकार से हुआ। ठीक है, क्योंकि हम सल्तनत युग पढ़ेंगे, मुगल काल पढ़ेंगे, राजपूतों का युग देखेंगे, राजपूत किस प्रकार से शासन करते थे, दक्षिण में जो नवीन शक्तियों का उदय हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक आप चित्र देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बंदा बैठ के और नकल उतार रहा है। तो इस नकल उतारने की घटना को क्या कहते हैं, या फिर इस कार्य को क्या कहते हैं, मतलब ये व्यक्ति क्या कहलाता है, नकल नविस। नकल नविस यानी कि पांडुलिपि को देख के उसकी प्रतिलिपि तैयार करने के लिए जो कार्य किया जाता था वह क्या कहलाया जाता था, नकल नवीसी। ठीक है, तो ये बंदा इस प्रकार का कार्य कर रहा है, और ये जो चित्र है यह लघु चित्र है जो कि किसी पांडुलिपि के अंदर से ही प्राप्त होता है। लघु चित्र इसे इसलिए कहा जाता है कि ये छोटा सा चित्र है, कुछ 10 बाई 7 के आसपास का। ठीक है, 10.1 इंटू 7.5 या ऐसा कुछ इंच का यह चित्र है। ठीक है, चलिए। ये जो चित्र होते थे दोस्तों, यह भी किसी नोट जो पांडुलिपि लिखी जाती थी उसके अंदर ही होते थे, लेकिन इन चित्रों की वैल्यू इतनी होती थी कि बाद में इन्हें उस पांडुलिपि से निकाल के और अलग से बेचा जाने लगा, क्योंकि इसके दाम अच्छे खासे मिल जाते थे। ठीक है, चलिए आगे हम नकल नवीस के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिपिक या फिर नकल नवीस क्या होता है, ये पांडुलिपियों की प्रतिलिपि तैयार करने वाले। ठीक है, पांडुलिपि की प्रतिलिपि तैयार करने वाले क्या कहलाते थे, लिपिक या फिर नकल नवीस कहलाते थे। जैसे नकल नवीस का जो कार्य है वह आप यदि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो यह कार्य लगभग वैसा ही है जैसा आप अपने स्कूल के समय में किया करते थे। यदि आप अभी स्कूल में हैं तो अभी भी आप करते होंगे कि कभी अपना क्या होता था, होमवर्क बाकी रह जाता था, तो क्या करते थे, अपने किसी दोस्त से या फिर सहपाठी से अपन उसकी नोटबुक ले आते थे, वो बोलते थे कि यार कल तेरे को वापस दे दूंगा, आज आज होमवर्क करने के। स्कूल से घर पे लेके आ गए। पहले के दौर में ज्यादा फोन वगैरह हुआ नहीं करते थे, और होते भी थे तो मतलब भाई पहले के दौर, हमारे दौर में तो ये सब चीजें हुआ करती थी कि जैसे नोटबुक लेके आ गए, अब घर बैठ के उसकी जो होमवर्क उतार रहे हैं कि भाई ठीक है इसने जैसा लिखा वैसा मैं लिख लूं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते थे जो समझ ही नहीं आते थे कि यार इसने ये क्या लिख दिया। तब क्या करते थे, बैठ के उसे सोचते थे कि यार ये ऐसा हो सकता है, ऐसा लिख लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही कार्य ये जो बंदा आपको दिखाई दे रहा है ये भी ऐसा ही कर रहा है। सारे शब्द समझ आ रहे हैं, ठीक, कुछ शब्द जो समझ नहीं आ रहे हैं उसे अपने मन से अर्थ कर देते। अब मन से अर्थ कर दिया इस बंदे ने, ठीक है,
ऐसे ही सैकड़ों सालों तक चलता रहता था कि जैसे 200-500 साल पहले की कोई नोटबुक थी, तो पांडुलिपि थी, मैं पांडुलिपि को नोटबुक कह रहा हूँ, मॉडर्न में आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो ऐसी यदि कोई पांडुलिपि थी, उस पांडुलिपि को ये प्रतिलिपि बनाते, 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 बनाते कई सारी प्रतिलिपि की प्रतिलिपि इस प्रकार से जब चलती थी, तो अंत में जो मूल प्रतिलिपि थी, जो मूल पांडुलिपि थी, उसके अर्थ में और जो 100वीं प्रतिलिपि बनी है, उसके अर्थ में बहुत सारा विभेद हो जाता है। ऐसे में इतिहासकारों के सामने यह संकट उत्पन्न हो जाता है कि अब कौन-सी बात को सही माने या फिर जो मूल प्रतिलिपि में मान लो कि गुम हो गई, तो मूल प्रतिलिपि में क्या लिखा गया होगा, उसका अनुमान कैसे लगाएँ? इसके लिए वो क्या करते हैं कि 8-10 पांडुलिपियों को एकत्रित करते हैं, प्रतिलिपियों को एक जैसी को, उसमें फिर अलग-अलग को पढ़ते हैं कि हाँ, इसमें इसने ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। तो उसमें जो अलग-अलग चीज़ें लिखी होती है, उसके आधार पर एक सारांश तैयार करते हैं कि हाँ, यह मूल प्रतिलिपि में ऐसा लिखा गया होगा। ठीक है? इतिहास का निर्माण इसी प्रकार से होता है। चीज़ें जानते, 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 जानते आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अभिलेख में कुछ लिखा हुआ है, फिर पांडुलिपि में कुछ लिखा हुआ है, महल कुछ कह रहे हैं, सिक्के पे कुछ लिखा हुआ है। इस प्रकार से इतिहास का निर्माण होता है और फिर हम उस इतिहास को पढ़ते हैं। साथ ही कई प्रकार की विचारधारा भी इतिहास लेखन को प्रभावित करती है। उस उन विचारधाराओं पे तो खैर इतिहास लेखन में लंबी चर्चा होती है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर सकते। राष्ट्रवादी यदि लिखेगा, तो वह इस राष्ट्र की अस्मिता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कल्चर को बढ़ावा देते हुए लिखेगा। कोई साम्राज्यवादी लिखेगा, तो वह अपने देश को बढ़ावा करते हुए यहाँ के जो उपनिवेश देश हैं, उसकी संस्कृति को निम्नतर आंकने की कोशिश करेगा। मार्क्सिस्ट इतिहास लेखक है, तो वह धर्म की पृष्ठभूमि को बिल्कुल पीछे हटाते हुए आर्थिक इतिहास का लेखन करते हैं। तो ये सारे इतिहास लेखन के प्रकार होते हैं। इतिहास लिखने वाले के मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि वह आपको किस प्रकार का इतिहास पढ़ाना चाहता है। ठीक है? तो चलिए, यहाँ पे आप लिपिक या नकल निवीस की बात की थी हमने कि पांडुलिपियों की प्रतिलिपि तैयार करते थे। प्रतिलिपि तैयार करने में त्रुटि भी हो सकती है, ये लिखने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। चलिए, आगे हम क्या लिखेंगे? जैसे हाँ, ये वाला हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 प्रकार की लिपि आपको दिखाई दे रही है। होता क्या था, अरबी या फिर फ़ारसी भाषा को, अरबी या फ़ारसी, दोनों अलग-अलग भाषाएँ हैं। फ़ारसी भाषा को अलग-अलग लिपि में लिखा जाता था। यानी कि अरबी या फ़ारसी दोनों को एक लिपि में लिखा जा सकता है, लेकिन दोनों को ही 2 प्रकार की मुख्य लिपियाँ जो चलती थी, उसमें लिख दिया जाता था। पहली ये जो लिपि आपको दिखाई दे रही है, यह है नस्तलिक लिपि, ठीक है? ये वाली थोड़े खुले-खुले शब्द हैं, ये कैसी है? नस्तलिक लिपि। साथ ही ये वाली जो लिपि है, दूसरी वाली आपको दिखाई दे रही है, यह है अपने शिक्स्त लिपि। अब मान लीजिए किसी ने शिक्स्त लिपि में कोई ग्रंथ लिख दिया है, उसका वापस जो प्रतिलिपि तैयार करने वाला बंदा है, वो बैठ के इसको नस्तलिक लिपि में लिख रहा है, तो वह इस चीज़ को समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, किसे पता है, क्योंकि यह लिपि कैसी है? ज़्यादा सघन है, साथ ही संक्षिप्त है, इसमें शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे, ज़्यादा आस-पास है। तो इस प्रकार से त्रुटियाँ किस प्रकार से बन जाती थी, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही कई इतिहासकार ऐसे भी होते थे जो स्वयं भी अपनी पांडुलिपि में संशोधन कर लेते थे कि 2 साल पहले कुछ लिखा और कि नहीं, नहीं, नहीं यार ये नहीं, ये सही है। तो वो उसमें बदलाव कर लेते थे। उसके उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें तो जियाउद्दीन बर्नी का नाम आता है। इन्होंने 1356 में एक बुक लिखी थी और उसी बुक को 2 साल बाद में 1358 में वापस प्रतिलिपि उसकी तैयार कर ली कि नहीं, नहीं ये सही नहीं, ये संशोधन अपने सही रहेगा। अब इतिहासकारों के सामने संकट क्या हो जाता है, उन्होंने 1358 वाली बुक उठाई, उसके आधार पर चीजें लिख ली। 1971 में उन्हें जाके पता चला कि अरे यार 1356 में भी ये सेम बुक इसी सेम बंदे ने लिखी थी। फिर वापस से वो मिली, वापस से इतिहास का पुनर्मुद्रण हुआ। इस प्रकार की चीजें होती रहती है। इतिहास में कुछ भी फाइनल नहीं हो जाता। 2 प्रकार के तथ्य होते हैं, एक हार्ड फैक्ट होते हैं, एक सॉफ्ट फैक्ट होते हैं। हार्ड फैक्ट यानी कि हाँ, ये चीज़ तो सच है ही है। सॉफ्ट फैक्ट जो होते हैं ना, वो फिर इतिहासकार अपनी मर्ज़ी से उठाते हैं कि हाँ, ये वाला बताना है, ये वाला नहीं बताना है। इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी भी आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में भी उसका लेखन करने वाले लोगों की मानसिकता, उनकी जो मेंटालिटी है, उनका जो दृष्टिकोण है, वह भी हमें धीरे-धीरे समझने को मिलता है। जैसे-जैसे आपको इतिहास को ज़्यादा जो है उच्च स्तरीय इतिहास का अध्ययन करेंगे, तो आप पाएँगे कि हाँ, एनसीईआरटी लिखने वाले बंदे के मन में क्या चल रहा था। ठीक है? चलिए। अगला बिंदु हमारा रहेगा दोस्तों नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। इस बिंदु में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से मध्यकाल में बदलाव
का दौर हमें देखने को मिला। इस प्रकार के बदलाव इस मध्य युग में हमें देखने को मिले। ठीक है, तो इसमें दोस्तों यह 1000 साल का टाइम था। ऐसा तो है नहीं कि जो 700 साल पहले, जो 700 ईस्वी में हो रहा था, वही सेम का सेम अपने 1750 ईस्वी में हो रहा हो। तो क्या होता था, अलग अलग प्रकार के अलग अलग समय में नई नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, नए प्रकार के भोजनों का विकास हुआ। तो हम लिखते हैं इसमें, सबसे पहले बिंदु हम लिख लेते हैं प्रौद्योगिकीय विकास। प्रौद्योगिकीय विकास क्या है? ये प्रौद्योगिकीय विकास, इसके अंतर्गत दोस्तों सिंचाई में, सिंचाई में रहट का उपयोग होने लगा। ये रहट है ना, ये जो गोल चक्राकार आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है कि बाल्टियां जैसी संरचना बांध दी जाती है, बाल्टी जैसा जो पहले हुआ करता था, जिसमें जल भर के फिर खेतों को मतलब सिंचाई करने के लिए या फिर अपने पेयजल लेने के लिए इन रहटों का प्रयोग किया जाता था। ये रहट ऐसे घूमते थे और यहाँ से कुएं आदि से पानी निकालने के काम आता था। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी विकास में क्या हुआ, सिंचाई में रहटों का प्रयोग होने लगा। साथ ही सूत कताई में सूत कताई में चरखे का प्रयोग। एक और बात यदि आप लिखें तो युद्ध में आग्नेयास्त्र। आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, आग्नेयास्त्र क्या है? आग्नेयास्त्र क्या होता है, गोला बारूद का प्रयोग। ठीक है, बारूद का प्रयोग भी मध्य युग में ही शुरू हुआ था। तो इस प्रकार का यह विकास हमें देखने को मिलता है। अगला बिंदु हमारा रहेगा खान पान से संबंधित, कि खान पान से संबंधित क्या नवीन चीजें मध्य युग में हुई। ये सारी घटनाएं अलग अलग दौर की, ऐसा नहीं है कि 700 साल पहले एकदम से हो गया, 1750 साल पहले खत्म हो गया। ये सारा काल विभाजन अपन अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से करते हैं। इसका ऐसा कुछ नहीं है कि 700 ईस्वी हो था तब तक सब सही था, 701 होते ही अपने एकदम से मध्य युग में अपन आ गए, ऐसा नहीं है। ये हमारी अध्ययन की सुविधा के हिसाब से की हुई चीजें हैं। ठीक है, तो खान पान पे यदि हम बात करें तो आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, ये सारी चीजें बहुत नई है। मध्य युग में ये सारी चीजें अपने देश में, अपने भारत में आई थी। ठीक है, अब ये किस किस दौर में आई है, अलग अलग चैप्टर में, जब आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे तब जानेंगे कि भाई मिर्च का प्रयोग कब शुरू हुआ, मक्का का प्रयोग शुरू हुआ, आलू का प्रयोग कब शुरू हुआ, कौन से देशों से ये सारी वस्तुएं अपने भारत में आई। इन सब चीजों के साथ साथ नवीन विचारों का उदय भी इस दौर में हुआ। ठीक है, तो हम लिखेंगे नवीन विचारों का उदय, नवीन विचारों का उदय। और गतिशीलता बढ़ी। गतिशीलता से मेरा तात्पर्य है दोस्तों कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्यादा भ्रमण करने लगे, गतिशीलता बढ़ी। और जो भारतीय उपमहाद्वीप था वह अपार धन संपदा से लैस था। ऐसे में यहाँ पे अवसरों की उपलब्धता देखकर बहुत सारे विदेशी लोग भारत आने के लिए लालायत रहने लगे। साथ ही इसी दौर में राजपूतों का भी उदय हुआ। राजपूत एक जाति के रूप में उदित हुए, एक क्षत्रिय वर्ण के रूप में उदित हुए। इन्होंने भारत की पश्चिमी सीमा की बाहरी आक्रांताओं से, स्पेशली मुसलमानों से, बहुत लंबे समय तक रक्षा की। अब राजपूतों के अर्थ को यदि हम देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है राजपुत्र, यानी कि राजा का बेटा। लेकिन एक वर्ण के रूप में राजपूतों का उदय हम देखें तो सामंत भी इसमें आते हैं, सैनिक भी इसमें आते हैं, योद्धा वर्ग भी इसमें आता है। ये सारी जो लोग हैं, ये सारे के सारे, चाहे सेनापति हो, राजा हो, कोई भी हो, सामंत हो, ये सारे किसमें आ रहे हैं, राजपूतों में ही आ रहे हैं। तो हम इनके बारे में भी बात करेंगे। नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों में राजपूतों का उदय भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो 700 साल पहले के आसपास उदित हुए। ठीक है, चलिए ये भी हम लिखते हैं। राजपूतों का उदय हुआ। ठीक है, अब राजपूतों का उदय किस प्रकार से हुआ, क्या था, तो यह क्षत्रिय वर्ण था। क्या था? क्षत्रिय वर्ण। यानी इन्होंने अपना कार्य डिसाइड कर लिया था कि हमारा कार्य है रक्षा करना या फिर युद्ध करना।
अब इसमें सिर्फ राजा ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ राजा ही नहीं, सामंत, सेनापति, सैनिक, ये सारे के सारे किस में आ रहे थे? राजपूतों में आ रहे थे। कंफ्यूज मत होना कभी क्वेश्चन आ जाए तो। राजपूतों का अर्थ एक वर्ण के तौर पे जो सैनिक, सामंत, राजा, ये सारे लोग हैं, इनसे मतलब इनका सम्मिलित अर्थ होता था राजपूत। साथ ही एक और नए वर्ग का उदय हुआ, वह था चारण। चारण कवि क्या करते थे? यह राजपूतों की वंशावली का वर्णन करते थे, इनके शौर्य का वर्णन करते थे, इनके शौर्य से संबंधित कविताएं लिखते थे। तो चारण कवियों ने क्या किया? राजपूतों की आचार संहिता का निर्माण किया। किस प्रकार से इन्हें आचार विचार करना चाहिए? राजपूतों की आचार संहिता व इनके शौर्य का वर्णन कौन किया करते थे? चारण कवि। अगले बिंदु में हम देखेंगे कि सिर्फ राजपूत ही नहीं, और भी कई जो जातियों का उदय इस दौर में हुआ। इस दौर का मतलब मेरा है पूरे मध्य युग से, ठीक है। मराठा, सिख, जाट, अहोम जो कि पूर्वी सीमा पे थे, असम वाले क्षेत्र में, व कायस्थों। कायस्थ किसे कहते हैं दोस्तों? जो लिपिक या मुंशी का कार्य करते थे वह कायस्थों। कायस्थ कौन है? लिपिक अथवा मुंशी वर्ग को भी राजनीतिक लाभ हुआ। मतलब इस दौर में इनको भी राजनीतिक प्रगति के अवसर मिले। किसे? मराठा, सिख, जाट, अहोम व कायस्थ आदि। और भी कई रहे होंगे छोटे मोटे। ये कुछ मोटे मोटे बिंदु है, इन पे हमने बात की। अगले बिंदु पे हम बात करें दोस्तों, तो इस दौर में क्या हुआ? साम्राज्यों का विस्तार हुआ। तो साम्राज्यों को अधिक धन की प्राप्ति के लिए और ज्यादा जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया गया। जंगल साफ हुए तो जंगलों में रहने वाले वनवासी लोग या तो एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले गए, या फिर वो स्थायी रूप से कृषक बन गए। कृषक बने तो उन्हें नई सामाजिक परिवेश में आना पड़ा। इस नए सामाजिक परिवेश में इन्हें कर अदायगी करनी पड़ती, बेगार देनी पड़ती। जो सामंत वर्ग था, जो शासक वर्ग था, उनको उनको सेवा देनी पड़ती। और साथ ही जो पुराना उनका जीवन था, उस शैली से ये बिल्कुल अलग हो गए। नवीन देवी देवताओं की पूजा का आरंभ किया इन्होंने। इस प्रकार की घटना इन वनवासी वर्ग के साथ भी हुई। चलिए ये भी हम लिख लेते हैं। क्या हुआ? जंगलों की कटाई हुई। जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई क्यों होती थी? कृषि हेतु भूमि अधिक प्राप्त करने के लिए, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? कृषि में वृद्धि। ठीक है, कृषि में वृद्धि हो गई तो ये वनवासी क्या करेंगे? इनके पर्यावास में परिवर्तन हो गया। पर्यावास में परिवर्तन। पर्यावास क्या होता है? तो चलिए हम चलते हैं इस कॉर्नर में ऊपर की तरफ, आप देखिए। पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली क्या कहलाती है? पर्यावास। यानी जब जंगल कट गए तो उनकी पूरी जीवन शैली अलग हो गई। यह जीवन शैली किस प्रकार से अलग हुई? इन्हें कृषि कार्य करना पड़ा। पहले ये शिकार कर लेते, या फिर जो वनों में पाए जाने वाले फल फूल आदि है वो इकट्ठे कर लिए, छोटी मोटी जंगली कृषि कर ली, और इससे इनका जीवन यापन हो जाता था। और अपने सरदार को इच्छा पूर्वक कुछ भी दे देते तो इनकी सुरक्षा वगैरह, वो सामूहिक भाव वाली बात थी। साम्राज्यों में फिर इन्हें कर अदायगी भी करनी पड़ी और बेगार भी देनी पड़ी। बेगार क्या होता है? बिना वेतन के दिया जाने वाला श्रम, क्या कहलाता है? बेगार। चलिए, अब वनवासियों को स्थान छोड़ना पड़ा, और जिन्होंने नहीं छोड़ा उन्होंने क्या किया? कृषि कार्य किया। कृषि कार्य किया तो क्या करना पड़ा? कर अदायगी। कर अदायगी के साथ साथ बेगार भी देनी पड़ी। और ये नवीन सामाजिक
ढांचे में आ गए। ठीक है, तो ये मध्य युग में कौन कौन से समूहों पे, जो राजनीतिक समूह हो, चाहे सामाजिक समूह हो, चाहे प्रौद्योगिकी विस्तार हो, इस प्रकार की घटनाएं मध्य युग में कौन कौन सी हुई, उसकी अपन ने एक जो है संक्षिप्त चर्चा की। इसके बाद अगले बिंदु पे हम दोस्तों चलें तो वह है क्षेत्र और साम्राज्य। अगला बिंदु हमारा क्या रहेगा? क्षेत्र और साम्राज्य। इस बिंदु में हम बात करेंगे कि जो जब ये चोल वंश हो, चाहे तुगलक हो, मुगल हो, इनका साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से हुआ, इन सब पे हम बहुत ही छोटी सी चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा विस्तृत में नहीं जाएंगे, क्योंकि इन सबको अलग अलग चैप्टर्स में हमको पढ़ना है। बस थोड़ा सा अपन एक मोटा मोटी बात कर लेते हैं। तो छोटी मोटी बातें, कुछ बिंदु हम लिख लेते हैं इसमें। चोल, तुगलक या मुगल राज्यों के अंतर्गत बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, अब जब ये बड़ा क्षेत्र था तो इनका मतलब जानकारी के स्रोत अलग अलग किस्म के हमें प्राप्त होते हैं। भाई एक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में संस्कृत का एक अभिलेख है, वह कहता है कि इसका साम्राज्य संपूर्ण भारत में था। संपूर्ण भारत में साम्राज्य कैसे हो सकता है? मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हमें देखने को मिला। वह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन क्यों होते थे, ये हम अगले चैप्टर्स में इसको समझेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि राजवंशों का उत्थान और पतन एक नियमित प्रक्रिया थी। कई सारे राजवंश आए और राजवंशों का चरमोत्कर्ष काल हमने देखा, और उसका उनका उसके बाद पतन हुआ। चाहे मुगल हो, चाहे तुगलक हो, चाहे खिलजी हो, चाहे लोधी हो, इन सब ने उत्थान और पतन देखा। चाहे चोल हो, चालुक्य हो, पांड्य हो, राजपूत हो, इन सब का उत्थान पतन का कार्य चलता रहा। तो इन सब के पीछे एक तो बात तय थी कि उत्थान होगा तो पतन तो होना ही होना। अब इसी के साथ एक चीज और तय थी कि जब बड़ा साम्राज्य पतन की ओर जाता है तो क्षेत्रीय साम्राज्यों का उदय होता है। जैसे हम पढ़ेंगे 18वीं सदी में, जब हम अपने मध्य युग की बिल्कुल आखिरी में बात करेंगे, तब उसमें आएगा कि जब मुगल साम्राज्य पतन की ओर था तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। उन क्षेत्रीय शक्तियों में मराठा सर्वाधिक शक्तिशाली होकर उभरे। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा लिखने को पढ़ने को अपने पास है नहीं, बस समझने की बात थी कि साम्राज्यों का निर्माण और पतन जो है एक नियमित क्रिया है। चलिए हम लिखते हैं कि राजवंशों का उत्थान पतन चलता रहा इस पूरे मध्य युग में। साथ ही उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें तो 18वीं सदी में मुगलों के पतन से क्षेत्रीय शक्तियों, विशेषतः मराठों का उदय हुआ। ठीक है, बाकी इसके बीच में और भी आप यदि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें जानकारी है कि गयासुद्दीन बलबन के विशाल साम्राज्य के बारे में बताया गया है कि बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसमें दक्षिण भारत भी शामिल था। ऐसा एक संस्कृत प्रशस्ति में लिखा हुआ है। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी उस दौर में लिखे गए। साथ ही एक मैप आप देख पा रहे हैं, यह मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी के द्वारा रचित मसालिक उल अबसार की अफसार फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांतों का वर्णन आपको देखने को मिल रहा है। ये कितना सही है कितना गलत है, ये हम आगे के चैप्टर्स में देखने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य क्या वाकई था इसका, मोहम्मद तुगलक का, किस दौर में इतना बड़ा इसका साम्राज्य रहा, क्या सही में रहा कि नहीं रहा, ये सारी बातें अगले बिंदु पे की जाएगी। लेकिन यदि शहाबुद्दीन उमरी की बात मानी जाए तो एमटी यानी मोहम्मद तुगलक के राज्य के अंतर्गत कितने राज्य आ रहे हैं? 24। 24 राज्यों में कौन से हैं? सिविस्तान, उच्च मुल्तान, कलानौर, लाहौर, सामाना, सरस्वती यानी सरस्वती को कह रहे हैं ये, कुहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती,
जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र और मालाबार। ये सारे क्षेत्र अपने महमूद तुगलक के अंतर्गत माने गए। ठीक है, 24 राज्य हैं। ये सारे यहाँ पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे और नंबर के नीचे उस एरिया का नाम लिखा गया है, जिससे आप मैप आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे भाषा तथा क्षेत्र के बारे में। दोस्तों सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगी, गुजरी, महाबरी, गौड़ी, अवधी और हिंदवी, इन सब भाषाओं का वर्णन अमीर खुसरो ने किया। क्वेश्चन आ सकता है, संभावना है कि अमीर खुसरो ने किन किन भाषाओं का वर्णन अपने लेखन में किया, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा बहुत। आप एक बार देख लेंगे तो आसानी होगी आपको चीजें समझने में। ठीक है, बाकी नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है कि अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और इसकी सूची में इन भाषाओं के बारे में लिखिए। चलो ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ। ठीक है, पुराने और नए धर्म, इस बिंदु पे हम बात करेंगे दोस्तों। इसमें हम बात करेंगे कि धार्मिक आस्थाओं में किस प्रकार से परिवर्तन आया और धार्मिक आस्था होती क्या है, ब्राह्मणों का वर्चस्व किस प्रकार से हुआ, मुस्लिम धर्म जब भारत में आया तो उसका आरंभिक स्वरूप किस प्रकार से था। इन सब बिंदुओं पे हम लिखते लिखते चर्चा करते हैं। चलो, इस दौर में धार्मिक आस्थाओं में भी परिवर्तन हुआ। ये आस्था किस प्रकार से थी, एक तो सामूहिक आस्था भी थी और एक व्यक्तिगत आस्था भी थी। मतलब जब एक समूह किसी समान भाई देवी देवता में आस्था रखने लग जाता है तो वह एक सामाजिक संगठन का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो वैसे ही ये सारी चीजें अपन लिखेंगे नहीं। ठीक है, ब्राह्मण अपने संस्कृत ज्ञान के कारण उस दौर में आदरणीय थे, अतः इन्हें समाज में उच्च दर्जा मिला। उच्च दर्जा मिला तो जो आरंभिक शासक या नवीन क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ था, या फिर जो भी शासक बनने की होड़ में थे लोग, उन्होंने इन ब्राह्मणों को और विशेषाधिकार दिए ताकि ये लोग उन्हें मान्यता दे दें। इससे क्षत्रियों की या फिर जो नवीन वर्गों का उदय हुआ, उनकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई और ब्राह्मणों को भी कई और विशेषाधिकार प्राप्त हो गए। ये भी इस मध्य युग की एक विशेषता है। तो हम कुछ कुछ चीजें इसमें लिख लेते हैं। किसी दैवीय तत्व में सामूहिक आस्था क्या करती है, एक सामाजिक संगठन का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो ये जो धार्मिक आस्था है, सामूहिक आस्था क्या कर देती है, एक संगठन का निर्माण कर देती है। इस दौर में ब्राह्मण अपने संस्कृत के ज्ञान के कारण क्या थे, आदरणीय थे। आदरणीय थे तो जो क्षत्रिय वर्ग, जो नवीन क्षत्रिय थे, नवीन क्षत्रिय, इन्होंने क्या दिया, ब्राह्मणों को संरक्षण दिया। संरक्षण दिया, साथ ही कुछ विशेषाधिकार दिया। इससे दोनों को फायदा हुआ। जो नवीन क्षत्रिय थे उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा मिल गई और जो ब्राह्मण थे उन्हें एक मतलब संरक्षण प्रदान करने वाला व्यक्ति मिल गया। साथ ही इसी दौर में भक्ति परंपरा का भी उदय हुआ। भक्ति परंपरा का उदय हुआ। यह कैसी थी, आडंबर विहीन थी। यह हमने पिछली बुक में भी पढ़ा था, आडंबर विहीन था। साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसने भारत की पूरी संस्कृति को हिला के रख दिया, वह था मुस्लिमों का आगमन। ये हम लिखेंगे, नवीन धर्मों का आगमन। इस बिंदु हम लिखेंगे, इस्लाम 7वीं सदी में भारत आया। किस रूप में आया था, शुरुआत में यह कैसे आया था, व्यापारी या फिर प्रवासियों के साथ। प्रवासी दोस्तों, पहले तो मुसलमानों ने जब ईरान से अपने
पारसियों को भगा दिया था, जैसे रतन टाटा आदि इस तरह का नाम आता है। इन व्यक्तियों को जब वहां से इनके अपनी धार्मिक विविधता के आधार पर पारसियों को अपने स्थान से भगा दिया गया, तो वे लोग आए। साथ ही कुछ और जो अरबी व्यापारी थे वे आए, तो उनके साथ भी इस्लाम आया। साथ ही कुछ और प्रवासी जो यहाँ की धन संपदा देखकर आए, उनके साथ भी इस्लाम भारत की ओर आया। दोस्तों, इस्लाम के बारे में यदि हम बात करें तो मोटा मोटी बात इतनी है कि इस्लाम की आस्था किसमें होती है। इनका पवित्र ग्रंथ कहलाता है कुरान, और साथ ही इनकी आस्था किसमें होती है, एक अल्लाह में। एक अल्लाह के सिवा और ये किसी और चीज को नहीं मानते, मतलब उनकी जो आस्था है वह एक ईश्वर में है। कुरान क्या है इनका, धर्म ग्रंथ है। एक अल्लाह में इनका विश्वास है। साथ ही इनके पैगंबर कौन हुए, तो इनके पैगंबर का नाम था मोहम्मद। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद। चलिए, हमने कुरान पे बात कर ली, एक अल्लाह में इनका विश्वास होता है, पैगंबर को मानते हैं। अब यहाँ पे भी जैसे पंडित होते हैं या पुरोहित होते हैं हिंदू धर्म में, वैसे ही या लगभग वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर इनका होता है, उलेमा वर्ग होता है। अब इन उलेमा वर्ग को जो धार्मिक रूप से इनका मतलब पुरोहितों को जो स्थान होता है वह इस्लाम में उलेमाओं को होता है। तो उलेमाओं को जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने एक विशिष्ट स्थान दिया। तो ये हम लिखेंगे, उलेमाओं को मुस्लिम शासकों ने उच्च स्थान दिया। साथ ही हम इस्लाम की बात करते हैं तो सामान्यतः पाते हैं कि हाँ, इस्लाम एक है, एक अल्लाह को मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें सही है, लेकिन इस्लाम में भी दो वर्ग अस्तित्व में आए। एक थे शिया और एक थे अपने सुन्नी। एक थे शिया और दूसरे थे सुन्नी। अब शियाओं का विश्वास यह था कि पैगंबर के जो दामाद है हजरत अली, इनमें इनका विश्वास था। पैगंबर के दामाद अली को अपना नेता माना कि भाई इस्लाम जगत का नेता कौन होगा, तो दामाद, दामाद जो है अली पैगंबर के, वह हमारे नेता होंगे। सुन्नियों ने क्या माना, सुन्नियों ने कहा कि नहीं, खलीफा को अपना नेता माना। आगे हम सल्तनत की बात करेंगे तो वो खलीफा से किस प्रकार से संबद्ध थी वो बात भी हम करेंगे। तो सुन्नी खलीफा को अपना नेता मानते हैं और शिया पैगंबर के दामाद अली को अपना नेता मानते हैं, यानी इसके जो वंशज होते रहे उनको अपना नेता मानते रहे। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे इस इस्लाम के जो न्याय सिद्धांत होते हैं जिन्हें शरिया के नाम से जाना जाता है, बड़े कठोर कानून होते हैं। तो शरीयत में भी कई भेद है। शरीयत के भेद कुछ इस प्रकार है। जो न्याय सिद्धांत है हनफी और भारत में दो प्रकार के न्याय सिद्धांत है इनका, एक तो हनफी हो गया और दूसरा है अपने शफी। हनफी और शफी, इनमें भी आपस में क्या है, मतभेद है। ये चीजों की व्याख्या को लेके है सारा का सारा। जैसे कुरान की व्याख्या शिया अलग प्रकार से कर रहे हैं, सुन्नी अलग प्रकार से कर रहे हैं, और जो शरीयत की व्याख्या है वह भी शफी अलग प्रकार से कर रहे हैं, हनफी अलग प्रकार से कर रहे हैं। चलिए, इस बिंदु में हम इतनी बात करेंगे। इसके बाद हम आगे जाएंगे, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करेंगे। यह हमारा अंतिम बिंदु रहेगा। इस बिंदु पे बात करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। चलिए, देखिए, इतिहासकारों ने क्या किया कि भाई इतना बड़ा इतिहास है, तो इसको समान विशेषता रखने वाले कालखंडों में बांट दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, बांट देते हैं। तो पहले विचार आया कि जब इतिहास को, हम भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटेंगे, ऐसा अंग्रेजों ने कहा। सबसे पहला भाग हम मानेंगे हिंदू इतिहास, दूसरा मानेंगे मुस्लिम इतिहास, और तीसरा हो जाएगा ब्रिटिश इतिहास या फिर इतिहास, ईसाई इतिहास। लेकिन कालांतर में अन्य इतिहासकारों ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जब धर्म विशेष के संदर्भ में इतिहास को पढ़ा जाएगा तो फिर बाकी सारी चीजों को नेग्लेक्ट किया जाएगा या फिर उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। इस वजह से यह वाला
तर्क जो है अस्वीकार कर दिया गया। फिर हमने इसको प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत के रूप में जाना। साथ ही आपने प्राचीन भारत पढ़ा था, तो इसमें भी समान विशेषता के आधार पर हमने कुछ और बांटा था। जैसे हमने देखा था कि जो पुरापाषाण काल है वह अपने औजारों की विशेषता के लिए पुरापाषाण कहलाया, फिर मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण, फिर हमने कांस्य युग को पढ़ा, फिर वैदिक युग, फिर बाद में जो है फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन, प्रथम नगरीय क्रांति के बारे में, फिर महाजनपद आदि, मतलब ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो समान विशेषता के आधार पर एक कालखंड को विशिष्ट नाम दे दिया जाता है। यह क्या कहलाता है? इतिहास का काल विभाजन। ठीक है, चलिए ये हम लिख लेते हैं। इतिहासकार क्या करते हैं? समान विशेषता वाले कालखंड, समान विशेषता वाला कालखंड, या फिर इसको आप अतीत भी कह सकते हैं, इसको बांटते हैं। और बांटने से क्या बनते हैं? बांटने का प्रयास। यह बांटने का प्रयास क्यों किया जाता है? क्योंकि अध्ययन में सुविधा होती है, अध्ययन में सुविधा है। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को किस प्रकार से बांटा था, तो वह भी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हिंदू इतिहास, उसके बाद में सेकंड इन्होंने कहा मुस्लिम इतिहास, और बाद में अंत में इन्होंने कहा ब्रिटिश इतिहास। ठीक है, साथ ही सामाजिक और आर्थिक कारकों के आधार पर भी इतिहास के कालखंडों को बांटा जाता है। सामाजिक व आर्थिक कालखंडों में भी विभाजन। अब यह विभाजन यदि आप देखेंगे तो हमने पहले पढ़ा था शिकारी, या फिर मतलब आखेटक व खाद्य संग्राहक, उसके बाद में हमने देखा था कृषक, इस प्रकार की चीजें, पशुपालक, ये सारी चीजें हमने किस आधार पे देखी थी? उनके जो व्यवसाय थे, उनकी जो जीवन शैली थी, सामाजिक आर्थिक जो कार्यक्रम थे, उसके आधार पर हमने इतिहास को बांटा था। अंत में हम देखेंगे कि ठीक है, मतलब जो मध्य युग में आर्थिक विकास हुआ, मध्ययुगीन आर्थिक विकास ने यूरोपीय, सब जगह नहीं हुआ था, ये कुछ जगह पर आर्थिक विकास था, तो यूरोपीय कंपनियों को इस उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित किया। इसके साथ और भी बहुत सारे रीजन थे जो हम आधुनिक भारत की क्लासेस लेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर को हम यही समाप्त करेंगे। और साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन समाज में एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत। निम्नलिखित में से कौन कौन इसमें शामिल थे? तो इसमें दोस्तों हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि राजपूतों में कौन कौन शामिल थे। सैनिक, सेनापति, सामंत, राजा, ये सारे के सारे किसमें शामिल होंगे? अपने राजपूतों के अंदर शामिल होंगे। और राजपूतों का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? राजा का पुत्र। लेकिन शाब्दिक अर्थ का सामान्य अर्थ नहीं होगा। सामान्य अर्थ में सैनिक, सेनापति, सामंत, राजा, ये सारे के सारे राजपूतों में शामिल थे। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? एक, दो और तीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो रहट का प्रयोग दोस्तों आपने बहुत अच्छे से देखा था, किसके लिए होता था? सिंचाई के लिए। हमने चित्र सहित इसको देखा था। तो ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की यह क्लास समाप्त होती है, और आगे हम इस क्लास 7th की एनसीईआरटी को अगले 9 लेक्चर में पूरा कर लेंगे। आप बस जुड़े रहिए रघुवंशम फैमिली के साथ। धन्यवाद।